जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। बाल विकास प्रश्नमाला का सीरीज़ थर्ड, जिस पे हमने अभी सेकंड सीरीज़ तक किया था, जिसमें हमने 60 सवाल को 30 क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, उसी के आगे की सीरीज़ है, जिसमें तीसरी सीरीज में 30 क्वेश्चन होंगे और सभी को समाहित करते हुए पूरे सिलेबस को। इसमें कोई पोर्शन छूटा नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट नीचे आया है कि सर समय कम मिल पाता है, तो आप कहीं सर्वर नेटवर्क पे ऐसी जगह रहिए जहाँ पर आपको आराम से प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकें। हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय देते हैं प्रश्नों को जवाब देने के लिए। इससे ज़्यादा का समय देना संभव नहीं है, इससे ज़्यादा आपको समय वहाँ मिलेगा भी नहीं। इसलिए प्रश्नों के जवाब त्वरित से देते रहें और साथ साथ जवाब देते रहेंगे तो पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। चलिए बिना देर के अपने टॉपिक पे आते हैं। 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला सवाल ये है, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे निर्माण करते हैं एक राजनीतिक समूह का, सामाजिक समूह का, व्यापारिक समूह का, अपराधी समूह का। सवाल नंबर 1। इसका सही जवाब होगा सामाजिक समूह। दो व्यक्तियों के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। अगला है, बच्चे डैश 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 विकास में खेलों का विशेष महत्व है। चलिए जवाब देंगे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी। सवाल नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पीयरमैन के द्विकारक बहुबुद्धि सिद्धांत में हमने आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर आपको पढ़ाए क्लास में। जी कारक स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति कैसा होगा? जी कारक अगर हो तो, जी कारक का मतलब होता है जो हम जन्मजात लेकर गुण धर्म आते हैं, तो अधिक बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, सामान्य होगा, अधिक मूर्ख होगा। इसका जवाब होगा सामान्य बालक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण के उपयोग में लाया जाता है? कौन सा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के उपयोग में लाया जाता है? नंबर 1 स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण। इसका जवाब होगा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या है? किसी भी व्यक्ति बालक के सामाजिक आर्थिक दशाओं का एक चार्ट बनाया जाता है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि वो कितना क्रियाशील है और कितना निष्क्रिय है। इसको कहते हैं रेवन मैग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया? सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, भाषाई बुद्धि। आपको जवाब देना है। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, उसमें सबसे लास्ट में जोड़ा था अस्तित्ववादी बुद्धि। सबसे लास्ट में जोड़ा अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी जो रात में सोने के बाद भी आपका मानसिक क्रियाएं काम करती हैं, उन्हें कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हैं तो आवश्यक है घर का स्वच्छ वातावरण, असामाजिक कार्य करने की आज़ादी, सदैव डॉक्टर रख रखाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा घर का स्वच्छ वातावरण, क्योंकि सूत्र क्या है? CD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, इन्वायरमेंट के सीधा समानुपाती होता है बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 7, बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है, वातावरण से संपर्क में आने पर जो बनता है उस कहते हैं जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित, शिक्षक प्रेरक। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, प्राकृतिक और अर्जित में ये दो तो गलत हैं। जन्मजात तो हम जन्म से लेकर आते हैं, समाज यानी वातावरण से जो मिलते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा प्राकृतिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लें,
प्राकृतिक प्रेरक का मतलब होता है भूख, प्यास, नींद, घृणा, हर्ष, विषाद, उल्लास, आमोद। ये सब चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक उत्प्रेरक है। जबकि जो अर्जित उत्प्रेरक होते हैं ये हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, ये सब कुछ क्या है? अर्जित प्रेरकों में आते हैं। इसलिए जन्मजात और प्राकृतिक लगभग एक जैसे हैं, अर्जित प्रेरक भिन्न प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे बालक जो रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, उनके लिए परीक्षा पास करना कठिन होता है। इसका जवाब होगा मनोवैज्ञानिक ढंग से आप फंसेंगे किस में? दूसरे और तीसरे में। पहला और चौथा तो गलत ही हैं। अब आपको समस्या आएगी कि इस बात का विवेक नहीं होता। नहीं, विवेक होता है तभी तो रट लेते हैं, ये तो सही है, लेकिन उनमें मौलिक चिंतन नहीं होता। रटे रटाए परीक्षा का जवाब दे देंगे लेकिन कभी उसको अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो उनमें मौलिक चिंतन का विकास नहीं हो पाता। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करता है, जिसे अटेंडेंस कहते हो ना, 1 2 3 4। ये अटेंडेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ज़रा दिखेगा। इस विषय में आपकी राय क्या है? यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा ही होता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। यह तरीका अच्छा नहीं, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार 2 बच्चे एक ही हाजिरी बोल देते हैं। तो इसका जवाब स्वाभाविक है होगा ये अच्छा नहीं है। बच्चे को कभी अटेंडेंस रोल नंबर से नहीं लेना चाहिए, बल्कि बच्चे का इंडिविजुअल नाम लेना चाहिए ताकि बच्चा और शिक्षक के बीच अंतर क्रियाएँ हो सकें। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक कुशल शिक्षक हेतु इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना। अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना। बालकों में चिंतन समस्याओं का विकास करना, चिंतन योग्यताओं का विकास करना। और लास्ट है बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। इसका सही जवाब होगा बालकों में चिंतन की योग्यता का विकास करना। आप शिक्षक केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, उन्हें मौलिक रूप से सोचने के लिए भी विवश करें। अगला है, किसी बालक में उपलब्ध प्रेरणा का मापन करने के लिए क्या उपयुक्त है? देखिए, उपलब्ध प्रेरणा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। इसे कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन माने मीन्स मैंने एक पाठ पढ़ा, 10 में से 8 सवाल मैंने लगा लिए, इसका मतलब मेरा उपलब्ध प्रेरणा मान बढ़ जाएगा। अब जवाब देंगे, कहाँ से आएगा देखेंगे। साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध विधि, प्रश्नावली विधि, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप जान ही गए होंगे, इसका जवाब होगा प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है? फिर से ढूंढेंगे, स्मृति का तत्व नहीं है। नंबर 1, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति और विलोपन। कौन स्मृति का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब होगा विलोपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? लगभग हर पेपर प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। पोलार्ड, जैन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। त्रुटि और प्रयत्न का ट्रेल एंड एरर थ्योरी हमने क्लास में पढ़ाया है। ट्रेल एंड एरर थ्योरी। सही जवाब है थॉर्नडाइक। कल ही मैंने आपको बताया था जो संबंध थॉर्नडाइक की बिल्ली से है, जो संबंध पावलोव का कुत्ते से है, वही संबंध कोहलर का डैश कल के सवाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ
सक्रिय रूप से खेलकूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। नंबर 2, इससे आपको खेलने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, इससे आपको मनोरंजन का अवसर मिलेगा। सभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सभी गलत है। क्यों? आपको खेलने के अवसर आज ही नहीं मिले हैं, आपको खेलने का अवसर आपके समय आपको मिले होंगे। मनोरंजन आपके लिए आवश्यक नहीं है बच्ची, बल्कि वास्तविकता ये है कि बच्चों को निकट जाकर उनको समझने के लिए खेल उनके साथ खेलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? वर्डिंग सुनिएगा क्या लिखा है। शिल्पकार, शिल्पकार माने उनसे कुछ क्राफ्टिंग कराना। नंबर 1, हस्तकार, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति, नई सामग्री का प्रयोग। इसका सही जवाब है हस्तकार है। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने से क्या लाभ होता है? नंबर 1, बालकों के पढ़ाई के अवसर कम कर दिए जाना, अनावश्यक रूप से धन समय की बर्बादी करना, विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करना। इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सही जवाब होगा इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता? प्रभावकारी शिक्षण माने ऑटोक्रेटिक मेथड। विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, कक्षा के नियम कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना, बालकों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, बालक शिक्षण में बालकों को सक्रिय भाग लेना। सही जवाब होगा कक्षा के नियमों और कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना। ये किसी भी मेथड शिक्षण मेथड हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक, वर्डिंग सुनिएगा क्या कह रहा है। एक समस्यात्मक बालक है, पूरी कक्षा समस्यात्मक नहीं है। उसके व्यवहार के उपचार है तो आप निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विद्यालय उपचार, परिवार उपचार, सरकार उपचार, समाज उपचार। सही जवाब होगा विद्यालय उपचार। क्यों? भैया परिवार में जाके आप उसकी डायग्नोसिस नहीं करते, रास्ते चलते नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती, आप विद्यालय में उसका डायग्नोसिस कर सकते हो कि आखिर उससे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन है? वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन हैं? कौन बालक आते हैं वंचित? अंधे, अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया था जिसमें समावेशी कक्षा का अभिप्राय होता है चाहे वो किसी वर्ग, संप्रदाय, जात, धर्म और शारीरिक संरचनाओं में विकृतियों वाला बच्चा ही क्यों ना हो, उसे आप सामान्य कक्षाओं में ही पढ़ाएंगे। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला है, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि आप उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं है, पढ़ने में तो मन नहीं लगाता, बोलता बहुत है। दूसरा, उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। उसके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे।
इसका सही जवाब होगा उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने के लिए कहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता दूं। इसके बिठाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यू शेप में आप बिठा लें। यू शेप में बिठाने का मतलब हुआ बच्चों को ऐसे बिठाएंगे और बोर्ड यहाँ पे होगा तो लगभग सबकी दूरियाँ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मैंने ऐसे बिठा लें, आप बोर्ड यहाँ पे लगा लें, आसानी से बच्चों की पहुँच नज़दीक हो जाएगी। तो दो तरीके, या तो यू शेप में या अर्धचंद्राकार बिठाने से जो विजन लेस होते हैं या लो विजन चाइल्ड होते हैं उन्हें आसानी से पढ़ाया जा सकता है। अधिगम के दृश्य से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? ध्यान से सुनेंगे। अधिगम के दृश्य से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से? आंतरिक, बाह्य, अदृश्य, दृश्य। आपको कंफ्यूज कर रहा होगा आंतरिक और बाह्य को लेकर, ये दोनों तो गलत ही हैं। आंतरिक और बाह्य को वर्डिंग सुनिए। अधिगम की दृष्टि से, अधिगम माने सीखना, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सीखना संचयी ज्ञान में उन्नति है। क्या है? सीखना संचयी ज्ञान में उन्नत है। जो मुझे पहले से आता है, कक्षा में आकर जो कुछ मैं जान जाता हूँ उसमें पहले वाले में ऐड हो गया, इसे संचयी ज्ञान कहते हैं। तो संचयी ज्ञान में उन्नत है, इसका मतलब हुआ कि आंतरिक में कुछ नहीं, हम बाहर से ले लेके ज्ञान माने हम बाहर से लेकर ही इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए इसमें जवाब होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? प्रेरणाएं क्यों उत्पन्न होती? नंबर 1, आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, उपरोक्त सभी। देखिए अब कन्फ्यूजन होगा, उपरोक्त सभी आप सोच रहे होंगे। देखिए सुख व आनंद प्राप्त करना प्रेरणा का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह अचेतन मन का खेल है। अचेतन मन का मतलब है हमारा अनकॉन्शियस माइंड ये महसूस करता है कि हम किसी से प्रवोग हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। ये आपको कन्फ्यूजन करेंगे। उपरोक्त सभी और अचेतन मन में तो ध्यान रखेंगे, आपको लगाना होगा अचेतन मन। अगर उनमें से कोई नहीं है तब का जवाब अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है? ये सवाल आपके स्तर का नहीं है, फिर भी आ गया है। तो यूजीसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये आपके लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। इसको देता है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नंबर 1 आदर्श प्रेरक, नंबर 2 अर्जित प्रेरक, नंबर 3 सामाजिक प्रेरक, नंबर 4 जन्मजात प्रेरक। जवाब होगा सामाजिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 25, किसी बालक के विकास से निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, सभी। कृत्रिम बनावटी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ये सभी। प्रशंसा भी बाहर से है, पुरस्कार भी बाहर से है, दंड भी बाहर से है, सब के सब कृत्रिम होते हैं, ये जन्मजात नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 26, अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग है? आवश्यकता, अंतर्मोह, प्रोत्साहन, और लास्ट था अधिगम। अब याद करिए कक्षा में हमने एक आपको एक चार्ट बनवाया था, LDMIL। याद करिए यही चार्ट पूछ रहा हूँ। अभिप्रेरणात्मक यही चक्र है। प्रमुख अंग क्या है भैया? बिना नीड के, बिना एन के कभी ये चक्र पूरा ही नहीं होता। इसका जवाब होगा आवश्यकता। 27, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है? फिर से देखेंगे, सोचने का महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 1 संकल्पना, रुचि, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। आप किसी चीज़ को सोचने के लिए कब मजबूर होते हैं?
जब आपकी संकल्पना स्पष्ट हो, जब आपकी रुचि हो, आपकी प्रेरणा हो, कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक ढंग से इसका जवाब होगा प्रेरणा। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 24 जुलाई 1985, 24 जुलाई 1986, 26 जुलाई 1986, 28 जुलाई 1986। पहली शिक्षा नीति आई थी 24 जुलाई 1986। क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि वह समाज की बात अधिक सोचता है, भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, समाज के प्रति समर्पित होता है। शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। इसका सही जवाब होगा भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। शिक्षक भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? नंबर 1, उनको लगातार कहते रहेंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुनें। कक्षा की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देंगे। शिक्षण को रोचक बनाएंगे। लिखने का कार्य कराएंगे। इसका सही जवाब होगा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी कमजोरी के लिए बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि शिक्षक ही सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।